नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा भाग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आइसोलेट के बारे में, यानी एकल के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने कोलन क्लासिफिकेशन के सारे एडिशंस के बारे में देख लिया है। हमने 6 एडिशन के बारे में पूरी डिटेल से देखा है। हमने PMEST के बारे में भी पूरे डिटेल से देख लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोलेट के बारे में, यानी एकल के बारे में। तो आइसोलेट एक ऐसा पृथक विचार या विचारों का समूह है जो किसी विषय का घटक तो होता है, परंतु स्वयं एक विषय का निर्माण नहीं कर सकता। यानी जो आइसोलेट है या एकल है, वो एक ऐसा पृथक विचार या विचारों का समूह तो होता है जो किसी विषय का घटक होता है, परंतु वह स्वयं किसी विषय का निर्माण नहीं करता है। आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है स्पेशल आइसोलेट, जिसे विशिष्ट एकल भी कहते हैं, और दूसरा है कॉमन आइसोलेट, जिसे हम सामान्य एकल भी कहते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन आइसोलेट के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी सामान्य एकल के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। स्पेशल आइसोलेट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये क्या होता है, बाकी इसके बारे में और डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं स्पेशल आइसोलेट क्या होता है। स्पेशल आइसोलेट किसी मुख्य विषय या वर्ग के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट, विस्तृत या सूक्ष्म विषयों को अलग से सूचीबद्ध करता है। जो स्पेशल आइसोलेट होता है वह किसी विषय या वर्ग के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट, विस्तृत या सूक्ष्म विषयों को अलग से सूचीबद्ध करता है। और जो स्पेशल आइसोलेट होते हैं ये किसी भी मेन क्लास के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। इन जो स्पेशल मेन क्लास होती हैं उन्हीं के साथ ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन आइसोलेट के बारे में। यही हमारे सिलेबस में है, तो हम इसे पूरी डिटेल से देखेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं कॉमन आइसोलेट के बारे में। इसे हिंदी में सामान्य एकल भी कहते हैं। कॉमन आइसोलेट वे एकल हैं जिनका प्रयोग विभिन्न विषयों में सदैव एक जैसे अर्थ में ही होता है। यानी जो कॉमन आइसोलेट होते हैं इनका प्रयोग विभिन्न विषयों में सदैव एक जैसे ही अर्थ में होता है। यानी इसका प्रयोग विषयों के अंदर सदैव एक जैसे अर्थ में ही होता है, अलग अलग अर्थों में नहीं होता है। आगे देखते हैं, किसी भी विषय से संबंधित विचार आइसोलेट कहलाते हैं जिसका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है, उन्हें हम कॉमन आइसोलेट कहते हैं। यानी जो कॉमन आइसोलेट होते हैं ये किसी भी विषय से संबंधित विचार होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है। यानी जो स्पेशल आइसोलेट होते हैं उनका प्रयोग तो सिर्फ स्पेशल मेन क्लास के साथ ही किया जाता है, परंतु जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है। स्पेशल आइसोलेट और कॉमन आइसोलेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो स्पेशल आइसोलेट होते हैं इनका प्रयोग सिर्फ स्पेशल मेन क्लास में ही किया जाता है, और जो कॉमन आइसोलेट होते हैं इनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जा सकता है। आगे देखते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में जो कि 1933 में आया था, उसमें कॉमन आइसोलेट को कॉमन सब डिवीज़न नाम से जानते थे। यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया था 1933 में, उसमें कॉमन आइसोलेट को किस नाम से जानते थे? कॉमन सब डिवीज़न नाम से। आगे जाके कोलन क्लासिफिकेशन का 5th एडिशन आया, उसमें इसे कॉमन आइसोलेट के नाम से जाना जाने लगा। कोलन क्लासिफिकेशन का 5th एडिशन 1957 में आया था, और 1957 से ही इसे कॉमन आइसोलेट नाम से जाने लगा। आगे देखते हैं, कॉमन आइसोलेट के प्रयोग से विषय के सटीक क्लास नंबर बनाए जा सकते हैं। यानी जो कॉमन आइसोलेट है इसका प्रयोग क्या है? इसके प्रयोग से विषय के सटीक क्लास नंबर बनाए जा सकते हैं। जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसके 4th एडिशन में, ये 4th एडिशन कब आया था? 1952 में। इसमें कोलन क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट, हिंदी में इसे
पूर्ववर्ती सर्व सामान्य एकल भी कहते हैं। और एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट को शॉर्ट फॉर्म में ACI भी कहते हैं। और दूसरा भाग है पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में PCI भी कहते हैं और इसे हिंदी में पश्चिमवर्ती सर्व सामान्य एकल भी कहते हैं। तो जो कोलन क्लासिफिकेशन का 4th एडिशन जो 1952 में आया था, उसके अंदर कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया। पहला एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट और दूसरा था पोस्टीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट। इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ACI भी कहते हैं और इसे हिंदी के अंदर पूर्ववर्ती सर्व सामान्य एकल भी कहते हैं। जो एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इनके लिए किसी भी प्रकार की कनेक्टिंग सिंबल यानी योजक चिन्ह की अवधारणा नहीं है। यानी जो एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इनके लिए किसी भी प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल प्रदान नहीं किए गए हैं। ये बिना किसी योजक चिन्ह के ही सीधे जोड़ दिए जाते हैं। जो मेन क्लास होती है उसमें ये सीधे जोड़ दिए जाते हैं बिना किसी योजक चिन्ह के। इनका प्रयोग मेन क्लास के साथ होता है और वो भी बिना किसी योजक चिन्ह के। इसके प्रयोग से व्यवस्थापन प्रभावित होता है। जो एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इनका जब प्रयोग करते हैं हम मेन क्लास के साथ, तो इससे जो व्यवस्थापन होता है यानी जो अरेंजमेंट होता है वो प्रभावित होता है। और एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट, यानी जो स्पेस फेसेट होता है यानी स्थान पक्ष से पहले इनको जोड़ा जाता है। दूसरा है एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट, यानी जो स्थान पक्ष होता है उसके बाद में इनको जोड़ा जाता है। और तीसरा है एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट, इसका मतलब है जो काल पक्ष होता है उसके बाद में इनको जोड़ा जाता है। जो एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इसके लिए 6th रिवाइज्ड एडिशन तक किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। परंतु जो कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया, उसमें एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इसके 1st एडिशन से लेकर इसके 6th रिवाइज्ड एडिशन तक एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। परंतु जब इसका कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया, उसमें एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया है। एंटीरियर राइजिंग कॉमन आइसोलेट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट। ये ऐसे सामान्य एकल होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी विषय में स्थान या देश पक्ष जो स्पेस फेसेट होते हैं उससे पहले किया जाता है। यानी जो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फेसेट है, इसके अंदर कैसे सामान्य एकल को रखा जाता है? ऐसे सामान्य एकल को रखा जाता है जिनका प्रयोग विषय में स्थान पक्ष से पहले किया जाता है। इसमें जो आइसोलेट होते हैं, इनका प्रयोग व्यक्तित्व, पदार्थ तथा ऊर्जा पक्ष के बाद कहीं भी किया जा सकता है, परंतु स्थान या देश व काल पक्ष से पहले किया जाता है। इसमें उन कॉमन आइसोलेट को रखा जाता है जिनका प्रयोग पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी की बात कहीं भी किया जा सकता है, परंतु स्पेस और टाइम फेसेट से पहले किया जाता है। अब हम उन कॉमन आइसोलेट्स को देखेंगे जिनका प्रयोग स्पेस फेसेट से पहले किया जाता है, यानी स्थान पक्ष से पहले किया जाता है। पहला है बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, इसका नोटेशन है स्मॉल a। दूसरा है कॉन्कोर्डेंस यानी शब्दानुक्रमणिका, इसका नोटेशन है C। नेक्स्ट है टेबल यानी तालिका, इसका नोटेशन है स्मॉल d। नेक्स्ट है फॉर्मूला यानी परिसूत्र, जिसका नोटेशन है स्मॉल e। इसके बाद नेक्स्ट है एटलस यानी मानचित्र, जिसका नोटेशन है स्मॉल f। नेक्स्ट है साइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, जिसका नोटेशन है स्मॉल k। नेक्स्ट है पीरियोडिकल यानी पत्रिका,
जिसका नोटेशन है स्मॉल एम। नेक्स्ट है सीरियल, जिसे क्रमिका भी कहते हैं, जिसका नोटेशन है स्मॉल एन। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, यानी सम्मेलन कार्यवाही, जिसका नोटेशन है स्मॉल पी। नेक्स्ट है हिस्ट्री, यानी इतिहास, जिसका नोटेशन है स्मॉल वी। नेक्स्ट है बायोग्राफी, यानी जीवनी, जिसका नोटेशन है स्मॉल डब्ल्यू। नेक्स्ट है वर्क्स, जो कि कलेक्शन और सिलेक्शन को दर्शाता है, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल एक्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश, इसका नोटेशन है स्मॉल वाई वन। नेक्स्ट है सिनोप्सिस, यानी सारांश, इसका नोटेशन है स्मॉल वाई थ्री। नेक्स्ट है स्कोप, यानी विषय क्षेत्र, इसका नोटेशन है स्मॉल वाई फोर। नेक्स्ट है केस स्टडी, यानी अध्ययन, इसका नोटेशन है स्मॉल वाई सेवन। नेक्स्ट है डाइजेस्ट, इसका नोटेशन है स्मॉल वाई एट। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है बायोग्राफी ऑफ फिज़िक्स। इसमें जो बायोग्राफी है ये हमारा कॉमन आइसोलेट है, और जो फिज़िक्स है वो हमारी मेन क्लास है। तो इसका नोटेशन क्या बना, सी स्मॉल ए, ये इसका नोटेशन बना, यानी जो इसकी मेन क्लास थी वो क्या बनी, सी स्मॉल ए। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल है हमारा हिस्ट्री ऑफ साइंस। जो यहाँ पर हिस्ट्री है ये यहाँ पर हमारा कॉमन आइसोलेट है, और हमारी जो मेन क्लास है वो क्या है, साइंस। तो इसमें जो हमारी मेन क्लास क्या बनेगी, ए स्मॉल वी, ये हमारी मेन क्लास बनेगी यहाँ पर। एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का दूसरा भाग है एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट। इसमें वह सामान्य एकल आते हैं जिनका प्रयोग केवल स्थान पक्ष के बाद में ही किया जाता है और किसी जगह इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यानी एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फेसेट में ऐसे सामान्य एकल को रखा जाता है जिनका प्रयोग केवल स्थान पक्ष के बाद में ही किया जाता है, उनका प्रयोग और कहीं पर भी नहीं किया जाता। इसमें टी पक्ष का प्रयोग इस एकल के बाद कालक्रम विधि से किया जाता है, यानी इसमें काल पक्ष का प्रयोग इस एकल के बाद कालक्रम विधि से ही किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि किन एकल को रखा जाता है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, यानी प्रशासनिक प्रतिवेदन, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल आर। नेक्स्ट है स्टैटिक्स, अगर कहीं पीरियडिकल में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका नोटेशन होगा स्मॉल एस। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है बस ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, इसकी मेन क्लास बनेगी X413.4481 स्मॉल आर, ये इसका मेन क्लास बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टैटिक्स ऑफ मलेरिया इन ओडिशा इन 1999, इसकी मेन क्लास बनेगी L35:426:1N99 स्मॉल एस, ये इसकी मेन क्लास बनेगी। अब हम देखते हैं एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट का तीसरा प्रकार, जो कि है एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट। इसमें वह सामान्य एकल आते हैं जिनका प्रयोग काल पक्ष के बाद ही किया जाता है, यानी इसमें किस प्रकार के सामान्य एकल आते हैं जिनका प्रयोग काल पक्ष यानी टाइम फेसेट के बाद में ही किया जाता है, वैसे सामान्य एकल आते हैं इसके अंदर। और इसमें कॉमन आइसोलेट्स को काल पक्ष के बाद सीधा ही जोड़ दिया जाता है, यानी जो कॉमन आइसोलेट होते हैं उनको टाइम फेसेट के बाद सीधा ही जोड़ दिया जाता है, उनके लिए कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसेट में कॉमन आइसोलेट की संख्या 10 है, यानी ऐसे एकल कितने हैं जिनका प्रयोग टाइम फेसेट के बाद किया जाता है, तो ऐसे एकल हैं 10। इसमें पहला सामान्य एकल है स्टैटिक्स, अगर इसका प्रयोग स्ट्रे के लिए किया जाता है
तब इसके लिए नोटेशन होगा स्मॉल एस। दूसरा कॉमन आइसोलेट है कमीशन रिपोर्ट, इसका अंकन है स्मॉल टी। तीसरा है सर्वे यानी सर्वेक्षण, इसका नोटेशन है स्मॉल T4। चौथा है प्लान यानी योजना, इसका नोटेशन है T5। पांचवा है आइडियल यानी मानक, इसका नोटेशन है स्मॉल T6। छठा है सोर्स मटेरियल यानी स्रोत सामग्री, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल v। सातवां है लिटरेचर, इसका नोटेशन है स्मॉल v5। आठवां है ट्रेडिशन, इसका नोटेशन है स्मॉल v6। नौवां है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल v7। दसवां है आर्कीव यानी पुरालेख, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल v8। ये हमारे 10 कॉमन आइसोलेट हो गए जिनका प्रयोग टाइम फेसेट के बाद में किया जाता है। अब हम देखते हैं कॉमन आइसोलेट का दूसरा प्रकार पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PCIB कहते हैं। इसे हिंदी में पश्चवर्ती सर्वसामान्य एकल भी कहते हैं। जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट होते हैं इनका प्रयोग कनेक्टिंग सिंबल के साथ में किया जाता है। इन जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हैं इनके लिए अलग से कनेक्टिंग सिंबल दिए हुए होते हैं। जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हैं इससे व्यवस्थापन प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये वर्गांक के बाद में स्थान लेता है। जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हैं इससे जो व्यवस्थापन होता है हमारा वो प्रभावित नहीं होता क्योंकि जो आइसोलेट होता है वो वर्गांक के बाद में स्थान लेता है। इसमें आगे हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th रिवाइज्ड एडिशन तक में ये 2 प्रकार के दिए हुए हैं, परंतु 7th एडिशन में ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। यानी जो कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन है यहाँ तक तो ये जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हैं ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, परंतु जो कॉलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया उसमें ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें से पहला है पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PPCIB कहते हैं। दूसरा है एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EPCIB कहते हैं। तीसरा है मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPCIB कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PPCIB कहते हैं। इसका योजक चिन्ह कोमा होता है। जो पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है इसके लिए योजक चिन्ह के रूप में कोमा का प्रयोग किया गया है। पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का प्रयोग स्थान एकल के बाद योजक चिन्ह लगाकर किया जाता है। यानी जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है इसका प्रयोग जो स्थान एकल होता है हमारा उसके बाद इसका प्रयोग योजक चिन्ह लगाकर यानी कोमा लगाकर किया जाता है। अब हम हमारे पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं। पहला है प्रोफेशनल, जिसका नोटेशन है B। दूसरा है इंस्टीट्यूशन, जिसका नोटेशन है स्मॉल d। ये प्रोफेशनल का भी स्मॉल b है और इंस्टीट्यूशन का भी स्मॉल d है ना। नेक्स्ट है एजुकेशन, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल e। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल f। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल f2। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बॉडी, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल h। नेक्स्ट है कमर्शियल बॉडी, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल k। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसके लिए नोटेशन है स्मॉल w। अब हम पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का दूसरा प्रकार देखते हैं जो कि है एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EPCIB कहते हैं। इसका योजक चिन्ह कोलन है,
मतलब जो एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इसके लिए योजक चिन्ह के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? कोलन का। इसका प्रयोग मेन क्लास व उसके किसी भी पक्ष के साथ किया जा सकता है। जो एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इसका प्रयोग मेन क्लास व उसके किसी भी पक्ष के साथ किया जा सकता है। और वह कैसे किया जाएगा? कोलन लगाकर, है ना। एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट 12 हैं। इनमें से पहला है कैलकुलेटिंग, इसके लिए नोटेशन है B1। दूसरा है डेजिग्नेशन, जिसके लिए नोटेशन है B2। तीसरा है मेजरिंग, जिसका नोटेशन है B6। इसके बाद चौथा है वेविंग, जिसका नोटेशन है C1। पांचवा है इन्वेस्टिगेशन, जिसका नोटेशन है स्मॉल f। छठा है ऑब्जर्वेशन, जिसका नोटेशन है स्मॉल f2। सातवां है एक्सपेरिमेंट, जिसका नोटेशन है स्मॉल f3। आठवां है डिस्कशन, जिसका नोटेशन है स्मॉल f4। नौवां है क्रिटिसिज्म, जिसका नोटेशन है स्मॉल g। 10वां है ड्राफ्टिंग, जिसका नोटेशन है स्मॉल p। 11वां है रिपोर्टिंग, जिसका नोटेशन है स्मॉल r। और 12वां है सर्वेइंग, जिसका नोटेशन है स्मॉल u। ये हमारा 12 एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट हो गए हैं। अब हम पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट का तीसरा प्रकार देखते हैं, जो कि है मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPCIB कहते हैं। इसका योजक चिन्ह सेमीकोलन है, यानी जो मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इसके लिए सेमीकोलन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कोलन क्लासिफिकेशन की 7th एडिशन में जोड़ा गया था। जो मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट है, इसको कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में जोड़ा गया था। इससे पहले ये नहीं था। तो आज हमने पढ़ा आइसोलेट के बारे में, यानी एकल के बारे में। हमने पढ़ा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्पेशल आइसोलेट और दूसरा है कॉमन आइसोलेट। स्पेशल आइसोलेट क्या होते हैं? जिनका प्रयोग स्पेशल मेन क्लास के साथ किया जाता है, वो स्पेशल आइसोलेट होते हैं। और कॉमन आइसोलेट वो होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी मेन क्लास के साथ किया जाता है। कॉमन आइसोलेट 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट और दूसरा है पोस्टीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। जिनमें से हमने सबसे पहले पढ़ा एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये बिना किसी योजक चिन्ह के सीधे जोड़ दिए जाते हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ये मेन क्लास के साथ सीधे जोड़ दिए जाते हैं। ये 3 प्रकार के हमने बताए थे। पहला है एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, दूसरा है एप्लीकेबल आफ्टर स्पेस फैसेट और तीसरा था एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फैसेट। कॉमन आइसोलेट का दूसरा प्रकार हमने पढ़ा पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये इनका प्रयोग कनेक्टिंग सिंबल के साथ होता है और इनसे व्यवस्थापन प्रभावित होता है। और ये जो पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट थे, ये प्रारंभ में 2 प्रकार के ही थे, परंतु जब कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन आया, उसमें इसको 3 प्रकार का कर दिया गया। इसका पहला प्रकार है पर्सनैलिटी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट और दूसरा है एनर्जी पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, तीसरा है मैटर पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ये 3 प्रकार पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट के हैं। तो हमने इन सभी के बारे में आज यहाँ पर पूरी डिटेल से बात की है। तो आज की हमारी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हों, जिससे उनका भी भला हो सके। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके लिए क्लास कितने फ़ायदेमंद रही, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।